हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, मैं इससे पहले आपको उत्तराखंड में वनों के इतिहास के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड में वनों के इतिहास का पार्ट 2। तो मित्रों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मित्रों। आप वहां जाकर के उस वीडियो को चेक चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मित्रों मैंने इन दोनों ही वीडियोस में उत्तराखंड के वनों के इतिहास को भली भांति कवर कराया हुआ है, जिसमें मैंने इनकी सभी घटनाओं, सभी तथ्यों को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। मित्रों, मैं इस वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे मित्रों, अगर आप लोग अभी वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड करके जाइएगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आप लोग अपनी जांच कर सकते हैं मित्रों कि आप लोगों को कितना इसमें आ रहा है। तथा मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है हमारा, टिहरी के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति कृषि भूमि में कृषि कार्य करता था वह क्या कहलाता था? तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि टिहरी के गांव में राजा की आज्ञा से जो भी व्यक्ति कृषि भूमि में कृषि कार्य करता था वह आसामी कहलाता था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस आसामी को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया था, यानी कि आसामी के भी 3 प्रकार होते थे। एक होता था हमारा मौरूसीदार, दूसरा था हमारा खायकर और तीसरा था सिरतान। तो मित्रों, मौरूसीदार क्या होता था? मौरूसीदार वह व्यक्ति होते थे जो राजा की आज्ञा से ना भूमि को बिना किसी दूसरे के अंडर में काम करे हुए कमाते थे, और इसमें से जो भी उन्हें प्राप्त होता था उसमें से कुछ हिस्सा टिहरी नरेश को राजस्व के तौर पर दे दिया करते थे। अगला था हमारा खायकर। खायकर क्या होते थे मित्रों? जो मौरूसीदार के अंडर में काम करते थे, जो भी वो भूमि से कमाते थे उसमें से मौरूसीदार को निर्धारित रकम दे दिया करते थे, खायकर वह कहलाते थे। अगला है हमारा सिरतान। सिरतान क्या होते थे मित्रों? जो मौरूसीदार या फिर खायकर को उसकी भूमि के लिए सिरती या नगद रकम दिया करते थे, वह सिरतान कहलाते थे। आपने तीनों को ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़ नरेशों व गोरखालियों के शासनकाल में घीकर क्या था? तो मित्रों, घीकर क्या था, या कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया था मित्रों कि घीकर किस प्रकार का एक कर है, तो उसमें दिया गया था चराई कर है या फिर त्योहार कर है। तो मित्रों, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि घी से रिलेट करते हैं हम त्योहार को, और हम कहते हैं कि यह एक त्योहार कर था। तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि घीकर एक चराई कर था, जो कि वनों में पशु चराने वालों से लिया जाता था। और किसके शासनकाल में घीकर लगाया जाता था? तो गढ़ नरेशों यानी कि गढ़वाल के नरेशों और गोरखालियों के शासनकाल में घीकर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, 1939 की फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 1939 की फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं नाम से प्रकाशित हुई थी। मित्रों, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलता हूँ मैं। वर्ष 1938 में क्या हुआ था ना कि जो ग्रामीण थे, टिहरी रियासत के जो ग्रामीण थे, इनके द्वारा क्या करा गया था, वनों में छूट व अधिकार का मुद्दा उठाया गया था। तो मित्रों, क्या हुआ, इसके लिए सरकार ने क्या करा ना, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को फिर क्या करा, 3 जिला समिति में बांट दिया। आप सभी जानते होंगे कि आज़ादी से पहले हमारे उत्तराखंड राज्य में 3 जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल। तो मित्रों, इन 3 जिलों में बांट दिया, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1939 में पेश करी। किस नाम से प्रकाशित हुई थी इनकी रिपोर्ट? तो एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं नाम से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। साथ ही साथ मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट में इनके द्वारा क्या बताया गया। इन्होंने कहा कि जो आपके चारण संबंधी नियम हैं इनको थोड़ा सा लचीला बनाइए, यानी कि आप लोगों ने जो पब्लिक के जो हित मारे हुए हैं, यानी कि जो उनके पशु चराने के लिए आप लोगों ने जंगल को रिजर्व कर दिया है, उसको थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजिए, उन्हें जंगल में पशुओं को चराने की आज़ादी दे दीजिए। इस प्रकार की बात कही गई थी किस रिपोर्ट में? तो वर्ष 1939 की फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट में इस प्रकार की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, टिहरी नरेश सुदर्शन शाह द्वारा विल्सन नामक व्यक्ति को वनों को पट्टे यानी कि लीज पर कब दिया गया था? तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के द्वारा विल्सन नामक व्यक्ति को वर्ष 1840 में वनों को लीज पर दिया गया था। मित्रों, कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि टिहरी नरेश सुदर्शन शाह द्वारा किस व्यक्ति को वनों को लीज पर दिया गया था? तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि विल्सन नामक व्यक्ति को वनों को लीज पर दिया गया था। अब मित्रों देखना, जरा मैं इसे कहानी के तौर पर बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग इसे जरा समझने का प्रयास करना। क्या हुआ था मित्रों कि सुदर्शन शाह के द्वारा ना ये जो विल्सन नामक व्यक्ति था, इसे आखेट करने यानी कि शिकार करने के लिए और यहाँ की जितनी भी वन उपज थी इसको निकालने के लिए वनों को इसने लीज पर दिया। किसे दिया? तो विल्सन नामक व्यक्ति को इसने वनों को लीज पर दे दिया था।
अब इस विल्सन नामक व्यक्ति के हाथ में वर्ष 1840 में वन आ गए हैं और इसे 10 वर्षों के लिए वन लीज पर दिए गए थे, यानी कि वर्ष 1850 तक इसके पास वन लीज पर थे। तो मित्रों इस दौरान पर इसने खूब सारा कटान किया और इसके लिए सिर्फ एक मामूली से रकम दिया करता था टिहरी के राजा को, यानी कि टिहरी नरेश जो सुदर्शन शाह था इसे यह सिर्फ 400 रुपये की मामूली रकम दिया करता था और 10 सालों तक इसने उत्तराखंड के वनों का खूब सारा दोहन किया। वर्ष 1850 में मित्रों इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ जैसे लीज वाला। तो मित्रों इसके बाद इसने दोबारा से वनों को राजा सुदर्शन शाह से क्या करा, 400 रुपये की मामूली रकम पर फिर से इसने क्या करा, लीज पर ले लिया। अब मित्रों आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 1850 के बाद वर्ष 1853 में भारत में रेलगाड़ी का आगमन हुआ था। अब रेलगाड़ी का आगमन हुआ तो उसके स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी वगैरह की आवश्यकता थी। तो इस विल्सन ने क्या करा, 1853 में उत्तराखंड के जितने भी देवदार और चीड़ के वन थे उन्हें काटना प्रारंभ कर दिया, खूब अधिक मात्रा में उसका दोहन करना प्रारंभ कर दिया और इनकी लकड़ियों को क्या करने लगा, ये रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने के लिए भिजवाने लगा था। तो मित्रों उस दौरान पे को ना हमारे उत्तराखंड के वनों का सर्वाधिक दोहन हुआ था रेलगाड़ी के आगमन के तौर पर, और किस व्यक्ति के द्वारा करा गया था, तो विल्सन नामक व्यक्ति के द्वारा करा गया था। एक तथ्य आपने और ध्यान रखना है मित्रों विल्सन से कि इसके द्वारा ना ट्रांसपोर्ट की एक नई व्यवस्था निकाली गई थी। मतलब कि क्या करा गया था, उस समय इसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता था वो रेलगाड़ी या फिर अन्य वाहनों से होता था, तो वह इसको महंगा पड़ रहा था। तो इसने क्या करा, एक नई तरकीब निकाली। इसने क्या करा कि जितनी भी नदियाँ थी उन नदियों की धारा के अनुकूल इन लकड़ियों के पट्टों को वो फेंक देता था, यानी कि लकड़ी इकट्ठा करता था, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ये काटता था और उसके बाद फिर जहाँ पे भी जिस भी दिशा में को नदी बह रही होगी उसी दिशा की तरफ को उन पट्टों को फेंकवा देता था। और नदी की धारा के पास यानी कि जिस दूसरी जगह पर जिन लोगों को वह लकड़ियाँ चाहिए होती थी वह लोग वहाँ से आकर के उन लकड़ियों को रिसीव कर लिया करते थे। तो मित्रों इसके द्वारा एक नई पहल निकाली गई थी कि इसने नदियों का इस्तेमाल करा था ट्रांसपोर्ट करने के लिए लकड़ियों को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1921 में थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में किस महिला की गिरफ्तारी हुई थी। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 1921 में थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में सोमेश्वर की दुर्गा देवी की गिरफ्तारी हुई थी, आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक तथ्य आपने और ध्यान रखना है मित्रों इनके बारे में कि उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो सोमेश्वर की दुर्गा देवी उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। मित्रों आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि बिश्नी देवी साहा भी तो उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। तो मित्रों अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो तब आपने बताना है बिश्नी देवी शाह। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो तब आपने बताना है सोमेश्वर की दुर्गा देवी। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश किस महिला के लिए जारी हुआ था, तो तब आपने ध्यान रखना है कि कुंती वर्मा के खिलाफ यह आदेश जारी हुआ था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार मैं आगे भी आप लोगों को अन्य तथ्यों से भी अवगत कराता रहूंगा जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी, तथा अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधानशाला की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी, तो वन अनुसंधानशाला की स्थापना देहरादून में वर्ष 1929 में यानी कि 1929 में करी गई थी। आपने दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए देहरादून वन संग्रहालय, तब आपने ध्यान रखना है वर्ष 1914। अगर आपसे बोला जाए देहरादून में स्थित वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1929 में वन अनुसंधानशाला की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, देश में सर्वप्रथम वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। देश में सर्वप्रथम वन महोत्सव का आयोजन जुलाई 1950 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन वन महोत्सव के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है, तो देश में वन महोत्सव के संस्थापक के तौर पर के.एम. मुंशी जी को जाना जाता है। मित्रों एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखिएगा कि के.एम. मुंशी जी के द्वारा अधिक वन लगाओ अभियान चलाया गया था, और मित्रों जो ये अधिक वन लगाओ अभियान था ना, यही बाद में वन महोत्सव के नाम से जाना गया, जो कि जुलाई 1950 में आयोजित किया गया था। अगर मित्रों पूछा जाए कि वर्तमान समय में वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो वर्तमान समय में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपने इतने तथ्य इस प्रश्न से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू करी गई थी। अब मित्रों आपने एक चीज़ मैंने कल आपको इससे पहले वाली जो वीडियो दी थी उसमें बताया था कि भारत की प्रथम वन नीति या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी करी गई प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, तो 1894 में पहली वन नीति लाई गई थी। लेकिन अगर आपसे बोला जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ाद भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू करी गई थी, तो मित्रों यह वर्ष 1952 में लागू करी गई थी। आप लोगों ने
ध्यान रखना है। इसी नीति के तहत मित्रों यह नियम बनाया गया था कि संपूर्ण भारत के ना 1/3 भाग यानी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो यह पूछा जा सकने वाला प्रश्न है मित्रों कि किस वन नीति के तहत यह नियम बनाया गया था कि संपूर्ण भारत के 1/3 भाग यानी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है कि वर्ष 1952 की वन नीति के तहत यह नियम बनाया गया था कि संपूर्ण भारत के 1/3 भाग यानी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। साथ ही साथ मित्रों आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि वनों को 4 भागों में बांटा गया था। तो मित्रों सेम ऐसा ही वर्ष 1952 की वन नीति के तहत भी करा गया था। वर्ष 1894 की वन नीति की भांति ही वर्ष 1952 की वन नीति में भी ना वनों को 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग कौन कौन से थे? तो मित्रों राष्ट्रीय वन, वृक्षादन वन, संरक्षित वन तथा पंचायती वन, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट, ट्री फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट तथा विलेज फॉरेस्ट। ये इन 4 प्रकार के वनों में 4 प्रकार के वनों को 4 भागों में बांटा गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है वर्ष 1952 की नीति के तहत। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखिएगा मित्रों, वर्ष 1988 में इस वन नीति को संशोधित किया गया था। यानी कि वर्ष 1952 की वन नीति को संशोधित कब किया गया था मित्रों? तो वर्ष 1988 में इस वन नीति को संशोधित किया गया था तथा यह वन नीति वर्ष 2016 तक लागू थी। यानी कि वर्ष 1952 में जो वन नीति आई थी ना मित्रों, इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया, यानी कि नई वन नीति लाई गई वर्ष 1988 में। और वर्ष 1988 से वह जो वन नीति थी वह वर्ष 2016 तक लागू थी। और 2016 के बाद क्या करा गया, हमारे उत्तराखंड में क्या करा गया कि अपनी खुद की नई वन नीति लागू कर दी गई थी वर्ष 2016 से। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड यानी कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है 1952 में क्या हुआ था मित्रों, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड यानी कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम कब परिवर्तित करा गया था, तो वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं, तो भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड के चेयरमैन मित्रों प्रधानमंत्री जी होते हैं तथा वर्तमान में इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा करी गई थी? तो मित्रों दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना वर्ष 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा गोपेश्वर चमोली में करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1964 में हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा करी गई थी। कहाँ करी गई थी? गोपेश्वर चमोली में करी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय वन आयोग का गठन कब हुआ था? तो मित्रों केंद्रीय वन आयोग का गठन वर्ष 1965 वर्ष 1965 में केंद्रीय वन आयोग का गठन हुआ था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी के एक वर्ष बाद मित्रों वर्ष 1966 से IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेवा की शुरुआत हुई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। मित्रों आप लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें सर ने बताया था कि जो हमारी फॉरेस्ट सर्विस है यानी कि जो IFS की जो सेवा थी वह 1867 यानी कि 1867 से लागू कर दी गई थी। तो मित्रों क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। 1867 में ना IFS यानी कि इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना हुई थी। वह इसके एग्जाम होने भी 1867 से ही प्रारंभ हो गए थे। और मित्रों इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ना उन्हें फ्रांस व जर्मनी भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए। मगर क्या हुआ था मित्रों, जो ये सेवा थी इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस वाली जो कि 1867 में लागू हुई थी, इस सेवा को 1935 में बंद कर दिया गया। और फिर क्या करा गया, 1966 से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि IFS सेवा की शुरुआत करी गई जो कि अभी वर्तमान में भी लागू है। मित्रों इसमें आप लोग कैसे जा सकते हो, इसमें आप लोग UPSC का एग्जाम क्लियर करके जा सकते हो तथा इसकी जो ट्रेनिंग होती है मित्रों वह FRI भवन यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा देहरादून में मौजूद है, FRI भवन में इसकी ट्रेनिंग होती है। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लाया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने और ध्यान रखना है मित्रों कि यूनाइटेड नेशन का पहला पर्यावरण सम्मेलन, यह पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का पहला पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था मित्रों? तो स्टॉकहोम स्वीडन में यह
पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी दिन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मित्रों। और कब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो वर्ष 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था। तो मित्रों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह वर्ष 1973 से चलाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी सीमा पिथौरागढ़ जो कि पौड़ी तथा नैनीताल जिले में फैला हुआ है। आप लोगों ने ध्यान रखना है मित्रों। आगे मैं आपको एक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आगे भी वीडियोस दूंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, वन आंदोलन के दौरान उत्तराखंड प्रथम बार कब बंद हुआ था। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन आंदोलन के दौरान उत्तराखंड प्रथम बार जुलाई 1978 में बंद हुआ था। अब मित्रों ये जो वन आंदोलन हुआ था ना वर्ष 1978 का, इसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं सारे वन आंदोलन के ऊपर आप लोगों को वीडियो के जरिए आप लोगों को सारे वन आंदोलन आपके कवर करवा दूंगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब व कहाँ हुई थी। तो मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1981 में देहरादून में करी गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग मित्रों वही है जो कि हमारी अभी वन रिपोर्ट जारी करता है। और ये वन रिपोर्ट ही कब से जारी कर रहा है मित्रों, इसके द्वारा वर्ष 1987 से प्रथम बार वन रिपोर्ट जारी करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए हमारी जो वन रिपोर्ट आती है ना, यह कौन जारी करता है, तो हमारी जो वन रिपोर्ट है या राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में स्थित है, यह इस रिपोर्ट को जारी करता है। और समस्त देश की वन रिपोर्ट हमारा ये देहरादून से ही जारी होती है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह जो दोस्तों वन रिपोर्ट होती है कितने वर्षों में आती है, प्रत्येक 2 वर्ष में यह एक वन रिपोर्ट आती है। अभी हमारी 2021 में मित्रों 17वीं वन रिपोर्ट आई थी और अभी वर्ष 2023 में हमारी 18वीं वन रिपोर्ट आएगी। और कौन जारी करेगा उस रिपोर्ट को, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग इस रिपोर्ट को जारी करेगा, जिसका मुख्यालय देहरादून में है और जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1952 की वन नीति जो कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति थी, उसमें संशोधन कब किया गया था। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1952 की वन नीति जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति थी, इसमें संशोधन कब करा गया था मित्रों, तो वर्ष 1988 में इसमें संशोधन करा गया था। और ये जो वन नीति है मित्रों वर्तमान में भी लागू है, मतलब कि वर्तमान तक तो नहीं है मित्रों। 1988 के बाद क्या करा गया था, इस नीति को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया था यूपी के साथ साथ। लेकिन वर्ष 2016 में उत्तराखंड ने अपनी नई वन नीति लागू करी है यूपी से हट करके। ठीक है, तो वर्ष 2016 से उत्तराखंड की नई वन नीति लागू है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD ने वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय यानी कि सम विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 1991 में दिया गया था मित्रों। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2006 में प्लेटिनम जुबली मनाई थी। मतलब कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने अपने स्थापना के 100 वर्ष कंप्लीट किए थे। आप सभी जानते होंगे मित्रों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1906 में देहरादून में करी गई थी और वर्ष 2006 में इसको 100 साल कंप्लीट हुए थे। इसलिए इसके द्वारा प्लेटिनम जुबली वर्ष 2006 में बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया था, तो वर्ष 2005 में यह अधिनियम लागू किया गया था मित्रों। उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया है मित्रों, वर्ष 2005 में यह अधिनियम लागू किया गया है। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है वर्ष 2005 में ही राष्ट्रीय बाघ संघ यानी कि नेशनल टाइगर अथॉरिटी की स्थापना भी हुई थी। आप लोगों ने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, तो राष्ट्रीय बाघ दिवस या फिर बाघ दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछता है तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू करी गई थी। तो मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि राज्य में पौधरोपण नीति 6 जनवरी 2006 को लागू करी गई थी और उत्तराखंड जो है हमारा पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आपने दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखना है।
अगर आपसे पूछा जाए पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तब आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड है। उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू करी गई है मित्रों, तो 6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति लागू करी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, बांस को पेड़ से हटाकर घास कब घोषित किया गया है। मित्रों यह पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बांस को पेड़ से हटाकर घास वर्ष 2017 में घोषित किया गया है मित्रों। और किस एक्ट के तहत ये करा गया है, तो मित्रों इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था 1927 का, उसमें संशोधन करके बांस को पेड़ से हटाकर घास घोषित किया गया है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वर्ष 2017 में बांस को पेड़ से हटाकर घास घोषित किया गया है। और किस एक्ट में संशोधन करके करा गया है मित्रों, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करके बांस को पेड़ से हटाकर घास घोषित किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, उत्तराखंड वन नीति कब बनाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। तो उत्तराखंड की जो वन नीति थी मित्रों, वह वर्ष 2001 में बनाई गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड वन नीति में संशोधन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की वन नीति कब बनाई गई थी, तब आपने ध्यान रखना है कि वर्ष 2001 में उत्तराखंड की वन नीति बनाई गई थी मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की वन नीति में संशोधन कब किया गया था, तो 4 अप्रैल 2016 में उत्तराखंड की वन नीति में संशोधन किया गया था। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं मित्रों। मैं उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा जो भी मतलब यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पे अभी तक जिन्होंने भी सभी प्रश्न अटेंड करे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तथा आप लोग इसका जो पार्ट 1 है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मित्रों, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आप इन दोनों ही वीडियोज़ को अगर फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में देख करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों ही वीडियोज़ फ़ायदा पहुँचाएंगे आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। आपको आपके आगामी भविष्य के लिए बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ मित्रों। धन्यवाद।